जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पीएम आवास की रेत पर उपजा विवाद, शिहोरा में ग्रामीणों ने टायर्स जलाकर जताया विरोध। 10वीं बोर्ड की शुरू हुई परीक्षा, 26,000 छात्रों ने हल किया हिंदी का पेपर, 1100 छात्र अनुपस्थित। लामता नायब तहसीलदार का पलटा सरकारी वाहन, ओवरटेक करते हुए दूसरे वाहन ने मारी टक्कर। दस वर्ष में जिले के भीतर बढ़ी 20 लाख वाहनों की संख्या, सड़कों की चौड़ाई नहीं बढ़ने से दुर्घटनाओं में हुआ इजाफा। वारासोनी खैलांजी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को गोंदिया से जोड़ने वाले पुल के लिए 2 वर्ष और करना पड़ेगा इंतजार। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान लापरवाही पर डीपीसी ने 6 शिक्षकों को जारी किया नोटिस। लालबरा में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार 18 फरवरी से ब्लॉक के अंतर्गत बनाए गए 13 परीक्षा केंद्रों में कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। परीक्षा के पहले दिन 13 परीक्षा केंद्रों में दर्ज 2,887 विद्यार्थियों में से 2,796 विद्यार्थियों ने हिंदी विषय का प्रथम प्रश्न पत्र हल किया एवं 91 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। और प्रथम दिन किसी भी केंद्र में नकल प्रकरण नहीं बना एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा संपन्न हुई। क्या था आपका ये? कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आए थे, बाकी तो सब पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। जल्दी हो गए पेपर? हमेशा कब होते थे पेपर 10वीं 12वीं के? मार्च। जल्दी उन्हें टाइम नहीं मिल पाया पढ़ाई करने का। और बाकी बच्चों का पेपर कैसा गया आपके साथ वालों का? उनका भी ठीक ही है। कैसा पेपर आया था आपका 10वीं का? आया था, बाकी कुछ बाहर के क्वेश्चन थे, इस वजह से हमने नहीं बना पाया और पेपर जल्दी हो गया, इस वजह से हम पूरा पेपर नहीं बना पाए। बाकी हमने अपनी मर्जी से पूरा पेपर बनाया। वो क्या का पेपर था आपका? हिंदी का। तो कैसी क्या तैयारी की गई थी यहाँ पे बैठक की आपकी? अच्छी थी, सब यहाँ पे पूरी व्यवस्था। इसी प्रकार वारासोनी में शुक्रवार को कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने हिंदी का परीक्षा हल किया, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा सुबह 9:30 बजे से परीक्षा केंद्रों में उपस्थित होकर 10 बजे से प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ किया, जो 1 बजे तक चला। इस दौरान नगर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कुल 334 दर्ज विद्यार्थियों में से 326 विद्यार्थियों ने परीक्षा हल किया। 8 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, जिनकी बैठक व्यवस्था 8 कमरों में की गई थी। इस प्रकार कैरियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कुल 134 दर्ज विद्यार्थियों में से 129 विद्यार्थियों ने परीक्षा हल किया। 5 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, जिनकी बैठक व्यवस्था 7 कमरों में की गई। वहीं शासकीय टीडीवाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कुल 326 दर्ज विद्यार्थियों में से 324 विद्यार्थियों ने परीक्षा हल किया। 2 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। बालाघाट नगर के भटेरा चौकी रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात मोटरसाइकिल की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति का नाम थाना भरवेली ग्राम कटिंग टोला निवासी 48 वर्षीय भुवन घरडे बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भुवन मजदूरी का कार्य करता है, जो शुक्रवार की सुबह पैदल भटेरा रेलवे क्रॉसिंग से कहीं जा रहा था। तभी सामने से आ रहे एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चलाते हुए उसे ठोस मार दी, जिसे भुवन सड़क पर गिरकर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। चलिए आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो आदि मानव काल से ही मनुष्य की प्रगति का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, आपके जहन में भी पहिए का ख्याल जरूर आया होगा। बात यदि बालाघाट जिले की करें तो 10 साल पहले सड़कों पर इतने वाहन चलते थे कि बड़ी आसानी से उंगलियों पर गिने जा सकते थे, लेकिन अब स्थिति यह बदल गई है। वाहनों की संख्या लाखों में बढ़ गई है। जिले के भीतर सड़कों की चौड़ाई इंच में तक नहीं बढ़ पाई। नतीजा आपके सामने रोजाना होने वाली दुर्घटनाएं हैं।
पद्मेश 24/7 ने सड़कों की स्थिति को लेकर महज 10 साल के भीतर वाहनों की संख्या का आंकड़ा जिला परिवहन कार्यालय से जुटाया तो पूरा ग्राफ बड़े ही चौंकाने वाले दिखाई दिए। पहले हम बात करें मनुष्य की प्रगति और विकास के प्रतीक पर बढ़ती रफ्तार की, तो आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। आज के 10 साल पहले आपके परिवार, आपके गली मोहल्ले, शहर और गाँवों में वाहनों की संख्या इतनी होती थी कि शायद आप और हम हर उस शख्स को जानते थे जिसके पास मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर हुआ करती थी। लेकिन 10 साल के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर ने अलग अलग सेगमेंट के मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर वाहनों की संख्या बढ़ाई, तो साथ में लोगों का रुझान भी वाहन खरीदने की ओर बढ़ गया। स्वयं का वाहन घर के सामने 4 व्हीलर खड़ी रखना स्टेटस सिंबल बनता गया। फिर क्या था, वर्ष 2012 के बाद तो जैसे वाहन खरीदने वालों की भीड़ ही बढ़ गई। लेकिन इस दौरान जनवरी 2020 से लेकर फरवरी 2022 तक, मतलब साफ कोरोना काल में जिले के भीतर जो रिकॉर्ड तोड़ वाहनों की रजिस्ट्रेशन हुए, उसने पिछले सारे रिकॉर्डों को बौना साबित कर दिया। जिला परिवहन विभाग से मिल रहे आंकड़ों के अनुसार इस 2 वर्ष के दौरान 45,626 नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन करवाए गए, जिसमें 2,715 कार और 38,371 मोटरसाइकिलों का पंजीयन हुआ है। चलिए आपकी मन की जिज्ञासा को थोड़ा कम करते हैं और बताते हैं कि जिले के भीतर 10 साल के दौरान कितनी मोटरसाइकिलें, कितनी कारें और अन्य गाड़ियों की खरीदी हुई और पंजीयन किए गए। मतलब 10 वर्ष के दौरान 85 एम्बुलेंस, 223 एजुकेशनल वाहन मतलब स्कूल बस, नगर पालिका के द्वारा 5 फायर टैंकर, 5,000 से अधिक गुड्स वाहन, 8,131 मोटर कार, 1,80,172 मोटरसाइकिल। इस सूची में रोड रोलर, जेसीबी, क्रेन और कमर्शियल उपयोग के होने वाहनों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। वहीं बात यदि जिले की सड़कों की करें तो बीते 10 साल के दौरान सड़कों के निर्माण कार्य हुए, लेकिन चौड़ीकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शुरुआत यदि शहर की मुख्य सड़क सर्किट हाउस रोड से करें तो सर्किट हाउस रोड से लेकर बालाघाट रजेगांव लांजी की बात हो, या फिर बालाघाट से लालबर्रा सिवनी या वारासिवनी कटंगी, या फिर बालाघाट से बैयर मलाजखंड, निश्चित ही बीच बीच में टूटी सड़क को बनाने का काम तो हुआ, लेकिन सड़क के चौड़ीकरण पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यदि कुछ सड़कें चौड़ी भी हुई तो इतनी कि उनकी चौड़ाई वाहनों की बढ़ती जनसंख्या के आगे बौनी साबित हो गई। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल बताते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान निश्चित ही जिले के भीतर रोजाना नए वाहनों के पंजीयन की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी बड़ी वजह शायद बीते 2 वर्ष के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बंद होने की वजह भी हो सकती है। हालांकि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की बिक्री की संख्या मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह बहुत तेजी से बढ़ी है। जिला परिवहन कार्यालय की ओर से लोगों को वाहन पंजीयन कराते समय और लाइसेंस बनाते समय इस बात की सीख दी जाती है कि वे वाहन समय पर चलाएं। बावजूद इसके कि सड़कों पर चलने के दौरान थोड़ी सी लापरवाही वाहन चालक, उनके साथ बैठे लोग और सामने आ रहे दूसरे वाहनों के लिए घातक साबित हो जाती है। श्री गढ़पाल के अनुसार वे जिले वासियों से अपील करते हैं कि वाहन धीरे चलाएं और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर बालाघाट सिवनी मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत सिहोरा के चौक में 18 फरवरी को दोपहर 3 बजे ग्रामीणों के द्वारा छिंदलई घाट से छिंदलई के ट्रैक्टर चालकों के द्वारा रेत नहीं लाने दिए जाने के विरोध में ग्रामीणों के द्वारा रेत से भरे डंपर छिंदलई के 3 ट्रैक्टरों को रोककर व राजमार्ग पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 18 फरवरी की सुबह सिहोरा व खुरपुड़ी के ट्रैक्टर चालक पीएम आवास के हितग्राहियों के लिए पंचायत की रेत स्वीकृति पत्र लेकर छिंदलई घाट रेत लेने गए थे, किंतु छिंदलई के ट्रैक्टर वालों ने अन्य ग्राम के ट्रैक्टरों से रेत ले जाने से मना कर उन्हें वापस कर दिया गया, जिससे वे आक्रोशित हो गए और बेरंग वापस आ गए थे। जिसके बाद दोपहर 3 बजे छिंदलई के 3 ट्रैक्टरों से रेत लेकर सिहोरा आ रहे थे, तभी सिहोरा व अन्य ग्रामों के ट्रैक्टर मालिक, चालक, हितग्राही ट्रैक्टरों व मार्ग से गुजर रहे रेत के भरे डंपरों को रोक लिया गया एवं आक्रोशित भीड़ ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की जानकारी लगते ही आसपास के आधा दर्जन से अधिक सरपंच भी घटनास्थल पर पहुंच गए और रेत ठेकेदार व छिंदलई के ट्रैक्टर मालिकों को विरोध प्रदर्शन पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। हमारे गांव वालों की एक ही मांग थी, 4-5 दिनों से छिंदलई घाट से रेत हमारी वो हुई थी आवंटित, 600 रुपये दो रॉयल्टी और लाओ, परंतु वहाँ के प्रॉपर ट्रैक्टर वाले हैं, वो हमारे गांव के ट्रैक्टर वालों को भगा दिया करते थे। 1-2 बार समझाइश भी दी लेकिन वो नहीं माने, इसी कारण हम लोगों ने ये कदम उठाना पड़ा। आज क्या किया आपने विरोध प्रदर्शन में? आज विरोध प्रदर्शन वही गाड़ियाँ सामने आमने आ रही थी, छिंदलई गाड़ियाँ रोके थे हमने, तीनों गाड़ियाँ
3 गाड़ी जो रोके तो अभी तो क्या खाली किए कि उन्हें वापसी? नहीं, वापस ले गए। हमारी गाड़ी जब वापस भेज सकते हैं तो हम भी वापस किए उनकी गाड़ी। क्या मानते हैं शासन के द्वारा तो निर्देश दिया गया है कि कहीं से भी आप रेत ला सकते हैं पीएम आवास निर्माण के लिए? हाँ, कहीं से ला इस तरह सकते से हैं। जो की जा रही है, सो क्या मानते हैं? पर निःशुल्क देना चाहिए शासन को, क्योंकि वहाँ से भी रेट 1500-2000 में ही पड़ रही है। शासन की गलत नीति है। पहले भी वही रूल्स था, पहले भी 2000 रुपये मिलती थी रेट। अन्य कोई सब्सिडी नहीं मिल पा रही? नहीं, कोई सब्सिडी क्या है, तो छलवा हो गया, महंगी हो गई और महंगी हो गई। पहले तो कैसे भी अपन 1500-1400 में डाल देते थे, लेकिन वहाँ से जो रेत आएगी 2000 से कम नहीं आएगी। तो अभी किस तरह से परेशानी हो रही है हितग्राहियों को? परेशानी क्या हुई, 2000 रुपये में तो मकान ही नहीं बना पाएगा। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि निःशुल्क रेत मिले। जब शासन निःशुल्क पैसा दे रहा है मकान बनाने के लिए, तो निःशुल्क रेत भी देना चाहिए पीएम आवास निर्माण के लिए निर्माण के लिए। आ रही है तो किस तरह से परेशानी हो रही है? हमारी परेशानी ये है कि पहले भी शासन ने जो शुल्क छूट की है, एक दिखावा टाइप का है शुल्क छूट, 600 रुपये जो शुल्क छूट की गई है। अब आप बताइए, यहाँ से लेके खमरिया तक के छिंडलई घाट दिया है, जिसका परिवहन 3500-3000 रुपये ट्राली रेत पड़ रही है। दूसरी बात, संबंधित जो प्रशासन है, हमारे प्रशासन से मांग ये है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जो है वो ठेकेदार को माला माल करना चाहती है, क्योंकि ज़िले में 64,300 कुछ मकान स्वीकृत है, जिसकी रॉयल्टी 600 के हिसाब से लगाते तो 20 करोड़ लगभग होती है, जो 35 करोड़ में ठेका गया है। इसके पहले भी ठेकेदार के द्वारा शुल्क वसूली गई थी। राजस्व का कहाँ मतलब शुल्क शासन को जारी नहीं जारी, लगभग जो है 20 करोड़ वो प्रधानमंत्री आवास से वसूली कर रहा है। तो इस सरकार का जो तुगलकी फरमान है हमारे समझ के परे है। हमारी मांग प्रमुख है कि गरीब लोगों को मकान दिया गया है, वो 3000 की अगर रेत उपयोग करेगा कैसे मकान बनाएगा? हमारी प्रमुख मांग है शासन के द्वारा कि रॉयल्टी कुछ निःशुल्क प्रधानमंत्री आवास वाले को रेत निःशुल्क दी जाए। अगर इस शासन हमारी मांग को नहीं माना जाता है, हम 35-40 गाँव वाले एक सामूहिक धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमारी प्रमुख मांग है कि निःशुल्क रेत मिले। और जैसा कि हमें प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लालबर्रा की 70 पंचायतों को अपने अपने हिसाब से 2 रूम कच्चा में जिसके भी हितग्राही हैं, किसी ग्राम में 35 मकान, किसी ग्राम में 100 मकान, किसी ग्राम में 40 मकान आए हुए हैं। तो मकानों को बनाने के लिए जिस हिसाब से रेत की ज़रूरत पड़ रही है, तो शासन प्रशासन द्वारा छिंडलई घाट स्वीकृत किया गया है रेत की उपलब्धता तक की। 3 से 4 दिनों से जानकारी मिल रही है कि हमारे ग्राम के कुछ आवास बनाने वाले हितग्राही लोग जो अपनी ट्रैक्टर लेके रेत लेने के लिए छिंडलई घाट जा रहे हैं, तो छिंडलई के ट्रैक्टर वालों एवं छिंडलई निवासी उन ट्रैक्टरों को खाली हाथ वापस लौटा रहे हैं कि इस घाट से सिर्फ छिंडलई और जाम की ही ट्रैक्टर रेत सप्लाई करेगी, जो कि ये सरासर गलत है। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि हर हितग्राही के अपने अपने ग्रामों में ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर वाले से उनके अच्छे संबंध हैं। एक तो किस्तों में मकान प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा कि एक ट्राली पे 600 रुपये रॉयल्टी दी जाएगी, लेकिन हम गांव में जीने वाले हैं और हर गांव में नाले रहते हैं। उस नाले में भी कुछ हद तक रेत निकल पाएगी, जिससे रेत से 50% तो प्रधानमंत्री आवास को रेत मिल सकती है। उसकी भी रेत की रॉयल्टी के लिए ठेकेदार आए दिन ट्रैक्टरों को पकड़ते जा रहे हैं। आज जो यहाँ पे तहसीलदार महोदय और थाना प्रभारी महोदय के साथ में बात हुई कि उन्हें बैठक आउट कराने की बात की है। यदि वो बैठक आउट कराते हैं, उसमें मेन ठेकेदार जो बालाघाट जिले की रेत का जो ठेका लेने वाला मेन ठेकेदार चाहे जो भी हो, वो आकर के बैठा है। स्थानीय हमारे यहाँ के विधायक महोदय, सांसद महोदय उस बैठक में उपस्थित रहे। उसके साथ में हमारे प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य को लेकर के जो घाट छिंडलई घाट मिला, उसके करीब 25 पंचायतें आ रही, 25 पंचायत के सरपंच और सभी ग्राम के नागरिक रहेंगे। और सब में बातें होंगी कि बालाघाट जिले की रेत से महाराष्ट्र जैसे नागपुर जैसे सिटी बन रही, तो हमारे बालाघाट जिले की रेत हमारे बालाघाट जिले के प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को फ्री में क्यों? 18 फरवरी को लामता नायब तहसीलदार संदीप नागोशे का सरकारी वाहन को ओवरटेक करते समय एक स्कॉर्पियो वाहन टकरा गई। घटना में नायब तहसीलदार श्री नागोशे का सरकारी वाहन पलट गया। इस दौरान राहत वाली बात यह रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। आपको बता दें कि नायब तहसीलदार श्री नागोशे लामता न्यायालय जा रहे थे। इस दौरान लामता चरेगांव रोड पर गांव के पास एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिस कारण श्री नागोशे का सरकारी वाहन पलट गया। घटना की रिपोर्ट थाना लामता में दर्ज की गई है। संदीप नागोशे ने बताया कि ड्राइवर के साथ वे लामता न्यायालय जा रहे थे। लगभग 12:30 बजे मोहगांव के पास टर्निंग में UP 50 AS 3077 वाहन तेजी से ओवरटेक कर हमारी गाड़ी को ठोस मार दिया, जिससे हमारी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे गाड़ी को क्षति पहुंची है और मेरे ड्राइवर के पैरों में भी चोट आई है।
नगर के अग्रणी उत्कृष्ट विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा को लेकर समय समय पर तारीख और नियम बदलते जा रहे हैं। जहां कक्षा 8वीं या उससे अधिक कक्षा में प्रवेश लेने के लिए आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा के आवेदन की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी अब 20 फरवरी तक अपने ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं, जिनकी प्रवेश परीक्षा 13 मार्च को आयोजित की जाएगी। आपको बताया कि इसके पूर्व उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश परीक्षा की अंतिम तारीख 30 जनवरी निर्धारित की गई थी, जिसके बाद बढ़ाकर 15 फरवरी किया गया था। अब इस निर्धारित तारीख को एक बार फिर 15 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई। उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश इच्छुक विद्यार्थी 20 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। पहले उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश की परीक्षा की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी, फिर उसको बढ़ाकर 15 फरवरी की गई और अब अंतिम बार उसको 20 फरवरी किया गया है। इसमें 8वीं में अध्ययनरत या 8वीं उत्तीर्ण जो बच्चे हैं वो इस प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं और जो उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में के लिए जो प्रवेश परीक्षा हो रही है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम के बच्चे परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम शुरू कर रहे हैं और शासकीय विद्यालय के बच्चे भी इसमें प्रविष्ट हो सकते हैं। और ये बच्चे वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से आवेदन पत्र भर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि 20 फरवरी है। और उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश परीक्षा जो आयोजित की जाएगी, उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश के लिए ये परीक्षा 13 मार्च 2022 को आयोजित होगी, संडे के दिन। बालाघाट से जबलपुर, नागपुर सहित अन्य मार्गों के लिए लोकल पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए रेलवे स्टेशन परिसर पहुंची, जहां उनके द्वारा रेल महाप्रबंधक के नाम पर स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस दौरान सांसद ढाल सिंह बिसेन के द्वारा बालाघाट वालों के विषय में गलत टिप्पणी एवं रेल परिचालन के लिए गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए जाने को लेकर आक्रोश जाहिर करते हुए सांसद श्री बिसेन के खिलाफ नारे लगाए गए तथा उनके पोस्टर भी जलाए गए। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा यह बाइक रैली जय हिंद टॉकीज मैदान से दोपहर में निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्ग का भ्रमण करते हुए रेलवे स्टेशन परिसर पहुंची। बाइक रैली में ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के पदाधिकारी सदस्यों के अलावा वैनगंगा मजदूर यूनियन के लोग भी सम्मिलित रहे। मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ने के लिए बहुप्रतीक्षित मांग पर साकड़ी से डांगोरली पुल निर्माण में अभी 2 वर्ष का समय और लगेगा। इस कारण जिले वासियों को 2 वर्ष के बाद ही पुल का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि बारासूनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को 2 सीमाओं में बांटने वाली वैनगंगा नदी के साकड़ी डांगोरली घाट पर 24 करोड़ रुपए की लागत से 550 मीटर लंबाई का उच्च स्तरीय पुल बनाने का कार्य जारी है, जो करीब 3 वर्षों से निर्माणाधीन है, जिसको लेकर नगर के लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि उक्त उच्च स्तरीय पुल का निर्माण यथाशीघ्र तीव्र गति से करवाकर जल्द ही संपन्न करवाई जाए, जिससे कि लोगों को विलंब ना हो, क्योंकि उच्च स्तरीय पुल बनाने की मांग वर्षों से ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जा रही थी, जिसे भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में हरी झंडी देकर भूमि पूजन किया गया, परंतु वर्तमान तक केवल पिल्लर ही खड़े हो पाए हैं, जिसमें अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि उक्त पुल 2024 तक पूर्ण होगा, यानी 2024 तक क्षेत्र के लोगों को पुल का इंतजार करना पड़ेगा। इस पुल का निर्माण हो जाने से वाराणसी से गोंदिया जाने के लिए क्षेत्र के लोगों को पहले बालाघाट और फिर गोंदिया से जाना होता है। ऐसे में दोनों मार्ग पर बहुत अधिक ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और स्थिति कभी इस कदर होती कि 2 से 4 घंटे तक जाम लगा होता है। ऐसे में यदि यहाँ पुल बन जाता है तो क्षेत्र के लोग सीधे डोंगरमाली होते हुए गोंदिया पहुँच जाएंगे, जिससे उन्हें बालाघाट और गोंदिया के ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा। वाराणसी से गोंदिया जाने के लिए 2 मार्ग है, पहले बालाघाट से होते हुए गोंदिया जिसकी दूरी करीब 60 किलोमीटर पड़ती है, तो वहीं दूसरा तुमसर से गोंदिया जिसकी दूरी करीब 90 किलोमीटर पड़ती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को कई दिक्कतों का सामना कर दूरी तय करना पड़ता है, परंतु साकड़ी पुल के निर्माण होने से महज 45 किलोमीटर दूरी क्षेत्र के लोगों को गोंदिया पहुंचने के लिए तय करना होगा। ऐसे में साकड़ी के आसपास के ग्रामों को यह दूरी और कम पड़ेगी, वहीं खैरलांजी के लोगों को भी कम दूरी का सफ़र करना पड़ेगा, जिससे लोगों का अधिकतम 16 किलोमीटर का सफ़र भी बचेगा। देखिए, काफ़ी टाइम हो गया, करीब 1.5-2 साल हो गया उस पुलिये का निर्माण कार्य चालू हुआ है, तो मेरी जानकारी में तो जो है, लेकिन अभी तक उसमें से प्लेन्थ वगैरह ही खड़े हो पाए हैं। वो पुलिया बनने में काफ़ी समय लग रहा है, जो कि अभी जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए। किस प्रकार की समस्या हो रही है? देखिए, उस पुल के बनने से महाराष्ट्र और एमपी की जो बॉर्डर है
वो काफ़ी समीप हो जाएगी। जैसे कि वारासुनी है, खैरलांजी है, ये जो क्षेत्र है बिल्कुल महाराष्ट्र गोंदिया से जुड़ जाएगा, जिससे कि यहाँ से अभी बालाघाट होते हुए गोंदिया जाने में काफ़ी 20-22 किलोमीटर 25 किलोमीटर का सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है। बारिश के दिनों में वो नदी में पानी होने की वजह से वहाँ से लोगों का आवागमन बाध्य हो जाता है, जो कि अगर वो पुल बन जाता है तो हर समय 12 महीना वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी चालू रहेगा, चिकित्सा सुविधा के लिए भी अवेलेबिलिटी बनेगी और व्यापार भी हमारे यहाँ का जो है काफ़ी हद तक गोंदिया से रायपुर, भोपाल बहुत अच्छे से यहाँ से जुड़ना चालू हो जाएगा, जो कि 20-25 किलोमीटर की दूरी बचाता है वो। ये हमारे सांसद जी बोध सिंह भगत जब भाजपा में थे, उनके प्रयासों से ये पुल स्वीकृत हुआ था और राशि भी आवंटित हो गई थी और काम भी चालू हो गया है। ये साखड़ी गांव को डोंगरली गांव से जोड़ेगा जो महाराष्ट्र में है, और गोंदिया की जो दूरी है वाराणसी के लोगों को केवल 45 किलोमीटर पड़ेगी, जो वर्तमान में 60 किलोमीटर पड़ेगी, और अन्य जो साखड़ी से लगे हुए गांव हैं उनको भी महाराष्ट्र से गोंदिया जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। परंतु ये देखा जा रहा है कि काम तो चालू है पर बहुत धीमी गति से चालू है, तो प्रशासन को ध्यान देते हुए इसकी पुल निर्माण की गति को बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। सर काम कब से चालू? घाट जो हमारा साकड़ी पुल में जो निर्माण हो रहा है वो हम ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वालों के लिए बहुत ही सुखद और लाभप्रद होगा, इसलिए कि जो वहाँ के लोग साकड़ी के और आसपास के जो क्षेत्र के लोग थे वो 25 किलोमीटर दूरी को तय करते थे, वाराणसी आते थे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे जो भाई हैं, किसान भाई लोग हैं, वो बहुत मात्रा में सब्जी का व्यवसाय करते हैं और दूध का व्यवसाय करते हैं, और उसको लेकर यहाँ इतने दूर आना बहुत ही तकलीफदेह था, क्योंकि अब इस पुल के निर्माण से सबसे बड़ा लाभ हम लोगों को, किसानों को होगा और सब्जी व्यवसाय और दूध पालकों को होगा, गौ पालकों को, क्योंकि दूध यहाँ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दूध 90% लगभग मेरे जानकारी में है महाराष्ट्र में ही जाता है और वो गोंदिया में सप्लाई होता है, और वहाँ 16 किलोमीटर गोंदिया का दूरी तय करेंगे, यहाँ 25 किलोमीटर करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में सब सेतु निगम के अधिकारी बताते हैं कि साकड़ी से डांगोरली पुल 550 मीटर लंबा 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है, जिसकी कार्य अवधि जून 2024 है, परंतु उसके पहले पुल को पूर्ण करने का काम किया जाएगा। वर्तमान में बीम ढलाई चल रही है और एक सप्ताह बाद लीचिंग प्रारंभ होगी। कोरोना के कारण भारत सरकार ने 2 वर्ष कार्य अवधि बढ़ा दी है।